नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामिल खान है और हम भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन कर रहे थे पिछले व्याख्यान में। और हमने आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस तरह प्रांतों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है था, परंतु साथ ही साथ केंद्र में द्वैध शासन की भी स्थापना करता था। जैसे 1919 का अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करता था, जिसे आगे चल के 1935 के अधिनियम में उसे केंद्र के स्तर पर लागू कर दिया गया और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। अब इस अधिनियम को पारित हो जाने के बाद कांग्रेस में एक असमंजस था, क्योंकि कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की बात कर चुकी थी और किसी भी रूप में ये एक्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम पूर्ण स्वाधीनता का अभिलेख नहीं था। ये प्रांतों में उत्तरदायी शासन की तो बात करता था, लेकिन केंद्र में वही द्वैध शासन की बात करता था। लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने इसे निराशाजनक तो माना, लेकिन फिर भी 1937 के चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया प्रांतीय स्तरों पर। और यही वजह है कि फरवरी 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चुनाव हुए और उस चुनाव में उस वक्त 11 प्रांत थे भारत में, जिसमें 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। उसमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। जिसे मध्य प्रांत आज का मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत मोटे रूप में आज का हम उत्तर प्रदेश मान सकते हैं, इसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी कांग्रेस और साथ ही साथ 3 राज्य ऐसे थे, प्रांत ऐसे थे, ब्रिटिश प्रांत, जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। वे थे बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में एक कृषक प्रजा पार्टी, उसको बहुमत मिला और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी एक महत्वपूर्ण दल के रूप में उभरी। तो 1885 टोटल विधानसभा जो सीट थी, उनमें से 711 पे कांग्रेस को बहुमत मिला और ये कांग्रेस की एक उल्लेखनीय सफलता थी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग को भी मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित स्थान है उसमें काफ़ी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। आखिरकार जब कांग्रेस ने 5 राज्यों, कुल मिला के 6 राज्यों में 5 राज्यों में बहुमत प्राप्त किया और कई राज्यों में वो सबसे बड़ा दल बन के उभरी, तो सवाल ये उठा कि मंत्रिमंडल गठन के बारे में कांग्रेस का रुख क्या होगा। तो कांग्रेस के मध्य जो एक अंतर्विरोध था कि हो सकता है कि राज्य का गवर्नर रोज़मर्रा के कामों में हस्तक्षेप करे। तो इस बार पे अंत में जो आश्वासन ये मिला कि रोज़मर्रा के कामों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और मंत्रिमंडल को जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रिमंडल को अपना काम करने दिया जाएगा। इसी के तहत कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई और इस 8 राज्यों में इस कांग्रेस का जो कार्यकाल है वो 28 माह का रहा और इस दौरान कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने बड़े उल्लेखनीय काम किए और ख़ासतौर पर कृषि के सुधार में, किसानों की रक्षा के हेतु कई नियम बनाए, नागरिक स्वतंत्रता और श्रमिकों की अधिकारों के लिए कई विधेयक पारित किए गए कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा इस दौरान। अब इसी दौरान एक घटना घटी कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने ये बात कही कि वे ये द्वितीय विश्व युद्ध वो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ रही है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये स्थिति विचित्र थी, क्योंकि भारत में ब्रिटेन एक औपनिवेशिक शक्ति था। जब तक औपनिवेशिक शक्तियाँ अपने उपनिवेश को स्वतंत्र नहीं करा सकती या वहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं कर सकती, तब तक वे ये दावा नहीं कर सकती कि वे प्रजातंत्र का युद्ध लड़ रही हैं। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि ब्रिटिश सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि इस युद्ध को लेकर और युद्ध के बाद क्या स्थिति रहेगी उसको लेकर ब्रिटिश सरकार का क्या भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। जिस प्रजातंत्र को आधार मानकर ब्रिटिश सरकार जर्मनी और तीनों ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रही है, उस प्रजातंत्र की स्थिति उसके उपनिवेशों में बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और ख़ासतौर पर कांग्रेस ने ये मांग की कि शीघ्र ही
स्वतंत्रता के भारत को स्वतंत्रता देने की रुख पर विचार करना चाहिए। और यही से एक नया काल शुरू हुआ जिसे 1940 से लेकर 1947 तक सत्ता हस्तांतरण का व्यापक जो गतिरोध है वो महत्वपूर्ण बना रहा। तो कांग्रेस बार बार ये बात कर रही थी, इसी वजह से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 30 अक्टूबर 1929 में सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया कि ब्रिटिश सरकार अपना द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अपना रुख स्पष्ट करे। हम ब्रिटिश सरकार से इस साम्राज्य प्रजातंत्र के युद्ध में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्त ये है ब्रिटिश सरकार ये आश्वासन दे कि युद्ध के बाद जब स्थितियां सामान्य होंगी तो भारत में एक उत्तरदायी और सरकार की स्थापना पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। तो ये सत्ता हस्तांतरण से जुड़े हुए नए मुद्दे सामने आने लगे। तो इसी दृष्टिकोण में एक और घटना घटी। 1940 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ वो लाहौर में हुआ और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया पाकिस्तान के निर्माण का। और ये बात कही गई कि मुस्लिम और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और क्योंकि दो अलग अलग राष्ट्र हैं उन्हें आत्मनिर्णय करने का अधिकार है। यानी ये बात एक लंबे समय से मानी जा रही थी कि भाई हिंदू मुस्लिम एक ही, कांग्रेस इस बात पर है कि हिंदू मुस्लिम दो भिन्न संप्रदाय या धर्म हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र के रूप में हम लोग एक हैं। जबकि मुस्लिम लीग ने ये बात कही कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं और क्योंकि दो अलग अलग राष्ट्र हैं तो राष्ट्रों को आत्मनिर्णय करने का अधिकार है। तो इस रूप से मुसलमानों के लिए पृथक आरक्षण देश की मांग की गई 1940 के अधिनियम, यानी 1909 के अधिनियम में जो एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी उनका चरम परिणति 1940 में मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान के नाम के रूप में हुई। अब मुस्लिम लीग 1940 के बाद इसी रुख पर कायम रही कि मुसलमानों के हितों की रक्षा तभी हो सकती है जब उन्हें एक राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया जाए और उन्हें एक अलग देश के रूप में मान्यता दी जाए। अब यहाँ से जो सत्ता हस्तांतरण का स्तर है वह बदलता है कि जहाँ कांग्रेस युद्ध के बाद जल्दी से जल्दी सत्ता हस्तांतरित करने की बात कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग इस बात को पर अड़ी हुई थी कि युद्ध के बाद जल्दी से जल्दी भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए और ताकि मुसलमानों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिले। तो 1940 से लेकर 1947 तक की जो घटनाएं हैं वो इसी की पृष्ठभूमि में लिखी जा रही थी। इसी की पृष्ठभूमि में उनका निर्णय हो रहा था कि जहां कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से जल्दी सत्ता हस्तांतरण की बात कर रही थी। इसके लिए 3 मिशन आए, पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन आया, बाद में सब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया इसी के तहत। तो इस 3 जो 2 डेलीगेशन आए, 2 प्रतिनिधि, इनका उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण, यानी जब ब्रिटिश सरकार अंतोगतवा इस बात के लिए राजी हो गई कि भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी तो लेकिन सत्ता हस्तांतरण किनको किया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा और किस रूप में किया जाएगा। तो इसके बाद जो क्रमिक विकास है सब भारत का संवैधानिक विकास 1947 तक चलता रहा और इसका अंतिम परिणाम भारत को 2 राष्ट्रों में, 2 डोमिनियन स्टेट में बांटकर किया गया।